गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली 2 कक्षाओं में मैंने आपके साथ विश्व के एग्रीकल्चर टाइप्स डिस्कस किए हैं और जो एग्रीकल्चर टाइप्स या एग्रीकल्चर रीजन्स विश्व के हम पढ़ रहे हैं वो रीजन्स हैं जो डी विटलसी ने 1936 में अपने स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो 13 एग्रीकल्चर रीजन्स बताए थे उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डिस्कस कर लिए। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर का जो प्रकार है, टाइप है, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इट इज़ नोन एज द इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक वो जिसमें राइस डोमिनेंट क्रॉप है और दूसरी वो जिसमें राइस डोमिनेंट या प्रमुख फसल नहीं है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट है, जो एग्रीकल्चर टाइप है, वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर विद राइस डोमिनेंट। ऐसी इसको अपन कह सकते हैं गहन स्वपोषी कृषि जिसमें चावल एक प्रमुख फसल है। इसको मैं आपको जो डिस्कस करूंगा 3 पार्ट में मुख्यतः, या 4 पार्ट में, इसको मैं आप 3 या 4 पार्ट में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या है। सेकेंड पार्ट में आई विल बी डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो विश्व में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ इस तरह की खेती हमको देखने को मिलती है, किन किन क्षेत्रों में हम इस प्रकार की खेती देख पाते हैं। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में लास्ट में आई विल ऑल्सो डिस्कस द इश्यूज इन्वॉल्व विद द इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। कौन कौन से इश्यूज हैं और उनको किस तरह दूर किया जा सकता है, कैसे उनको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले तो ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर है। इंटेंसिव मतलब गहन कृषि। गहन का मतलब कि इसमें जो इनपुट यूज़ होते हैं, इनपुट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो उनका बहुत ही सघन उपयोग होता है, बहुत इंटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं। इंटेंसिव यूज़ का मतलब मेरा ये है कि जो प्रति हेक्टेयर, प्रति वर्ग हेक्टेयर या प्रति वर्ग इकाई, क्षेत्र की जो इकाई है, उसमें जो इनपुट यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेनली इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर में मेनली लेबर, जो लेबर यूज़ किया जाता है वो प्रति हेक्टेयर या प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इट हैज़ बीन the agriculture is being cultivated intensively, more and more use of labor in a small plot of area. दूसरा जो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को के जो आउटपुट होता है उसके डिस्पोजल कैसे किया जाता है, उसको लेके है कि वेदर दिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर इज कैरीड आउट फॉर ओन कंजम्पशन, फॉर द कंजम्पशन ऑफ द फैमिली और फॉर द मार्केट। तो ये वैसी कृषि है जो फैमिली अपने लिए, अपने पोषण के लिए, अपने सबसिस्टेंस के लिए कैरी आउट करती है और देयर इज़ हार्डली एनी सरप्लस जो मार्केट में भेजा जाता है। और राइस डोमिनेंट से अपना मतलब है ही कि मेनली जो भी क्रॉपिंग पैटर्न है उसका मैक्सिमम पार्ट जो डिवोट किया जाता है वो राइस कल्टीवेशन में डिवोट किया जाता है। सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। दूसरा मैं जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरियाज़ पे जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट कि कौन कौन से विश्व में ऐसे एरियाज हैं जहाँ इस तरह की खेती की जाती है। इसको हम क्लियरली कह सकते हैं, वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर विद राइस डोमिनेंट। इट इज़ द मोस्ट populated area of Asia, which includes South Asia, Southeast Asia, as well as
द पार्ट्स ऑफ ईस्ट एशिया। सो ये वो क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या का घनत्व विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। वेल दे आर द फर्टाइल प्लेन एरियाज ऑफ द रिवर्स, रिवर वैलीज और द फर्टाइल कोस्टल प्लेन, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी विश्व में बहुत अधिक पाई जाती है। और क्योंकि पॉपुलेशन फर्टाइल लैंड है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक तरह की एक उनकी ज़रूरत भी है कि इस तरह की खेती वहाँ हो जो इंटेंसिव हो और मेनली सब्सिस्टेंस के लिए हो। तो हम इस मैप में हम देख सकते हैं, मैंने मार्क करने की कोशिश की है, क्योंकि जो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की समवर्षा रेखा है वो इसकी लिमिट्स को डिटरमाइन करती है, क्योंकि जो राइस का उत्पादन है वो उन्हीं एरियाज़ में होता है जहाँ रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर है, या फिर अश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, उन एरियाज़ में भी हम राइस का कल्टीवेशन करते हैं। तो हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया का होल कोस्टल प्लेन और जो एरिया 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में स्थित है, जिसमें हम उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, इनके एरियाज़ और पूरा का पूरा कोस्टल, ईस्ट कोस्टल प्लेन एज वेल एज वेस्ट कोस्टल प्लेन, और ये सारा का सारा एशिया, साउथ एशिया में ये हिस्सा, और बांग्लादेश का पूरा हिस्सा, फर्टाइल प्लेन एरियाज ऑफ श्रीलंका, और साउथ ईस्ट एशिया में इरावदी, मेकोंग और इन रिवर्स के जो फर्टाइल प्लेन हैं और कोस्टल एरियाज़ हैं, उनमें भी इस तरह की खेती देखने को मिलती है। इसके साथ ही ईस्ट एशिया में अगर देखें तो ईस्ट एशिया में जो ये चाइना का साउथ और साउथ ईस्ट चाइना का जो हिस्सा है, यहाँ पे इस तरह की खेती हमको देखने को मिलती है। सो मेनली दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कंसंट्रेटेड इन साउथ एशिया, South East Asia as well as East Asia, but in these areas also it is concentrated where the rainfall is more than 100 centimeter and the land is fertile either of the river valleys or of the coastal plains. इसके साथ ही तो मैंने दो चीज़ आपको क्लियर की है, क्या सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है और कौन कौन से एरियाज़ में इस तरह की खेती पाई जाती है। तीसरी बात जो इसको हमको समझने में मदद मिलेगी कि किस तरह की एग्रीकल्चर आखिरी ये है, उसको हम इन पॉइंट्स में क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं इनमें हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस इट इज़ इंटेंसिव। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि इंटेंसिव, प्रति हेक्टेयर जो इनपुट यूज़ है मेनली लेबर, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेबर यूज़ होता है एक छोटे से प्लॉट में, और वो हमेशा लगे ही रहते हैं उसकी खेती में। इसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। अगर हम लेबर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द लेबर जो यूज़ हो रहा है इस तरह की खेती में वो फैमिली लेबर है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए हमने हायर्ड लेबर किए, किराए के लेबर लिए, ये मोस्टली फैमिली लेबर है। हाँ, हार्वेस्ट के टाइम, शोइंग के टाइम ये आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज इनमें ज़रूर चलता है कि मेरी अगर हार्वेस्टिंग हो रही है तो मेरे पड़ोसी मेरी हेल्प करेंगे, उनकी हार्वेस्टिंग हो रही है तो हम उनकी करेंगे। दे आर नॉट पेड इन रिटर्न बट दे म्यूचुअल हेल्प इज ऑल्सो देयर। अदरवाइज फॉर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशन दे आर कैरीड आउट बाई फैमिली लेबर। विद द फैमिली लेबर दे ऑल्सो यूज एनिमल पावर। द यूज ऑफ मशीनरी, tractor, harvester is very low because the farm size is also very small. So in case में mostly animal labor भी family labor के साथ यूज़ किया जाता है। हाँ, अब धीरे धीरे चेंजेज आ रहे हैं जिसमें क्योंकि एनिमल पावर जो है उसको मेंटेन करना कॉस्टली प्रूव हो रहा है, तो धीरे धीरे एनिमल लेबर इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मशीनरीज। तो ये तो मैंने इनपुट बेसिकली किस तरह का लेबर पावर यूज़ होता है इसमें, इस तरह की एग्रीकल्चर में। दूसरा अगर हम बात करें तो स्मॉल साइज ऑफ प्लॉट्स और होल्डिंग, ये इस खेती की विशेषता है कि इसमें जो खेतों का आकार है, जोतों का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है। छोटा
होना बेनिफिशियल इस तरह है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनपुट उसमें यूज़ होता है और उसकी अच्छी तरह केयर होती है, ये इसको कह सकते हैं। अदरवाइज़ जो स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग है वो एक तरह की प्रॉब्लम भी है। कई बार जो साइज़ इतनी स्मॉल हो जाती है कि उनको ऑपरेट करना इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं होता। बहुत छोटी 1 हेक्टेयर के भी बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं तो वो फिर ऐसे ही पड़ी रहती है बहुत। तो स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, अगर हम इस तरह की खेती का क्रॉपिंग पैटर्न देखें, फसल प्रक्रम को देखें, तो हम देखेंगे कि देयर इज़ ए डोमिनेंस ऑफ सिंगल क्रॉप, दैट इज़ राइस। फूड क्रॉप जो खाद्यान्न फसलें, और खाद्यान्न फसलों में भी राइस, more than 80% of the cropped area is devoted to the cultivation of single crop and that is rice। तो क्रॉपिंग पैटर्न में कमर्शियल क्रॉप्स का कोई स्कोप नहीं है, कमर्शियल क्रॉप्स बिल्कुल नहीं बोई जाती। जो भी डोमिनेंट क्रॉप है वो फूड क्रॉप है और वो राइस है। जो उसके साथ साथ जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, हो सकता है वेजिटेबल्स और जो फैमिली रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें थोड़ी सी वो डाइवर्ट हो जाए ज़मीन। बट अगर क्रॉपिंग पैटर्न को एनालाइज करें तो सिंगल क्रॉप वी विल फाइंड वीवर का मेथड लगा के किसी भी तरह से देखें तो हम सिंगल क्रॉप रीजन इसको हमको देखने को मिलेगा। अब इस तरह की खेती में अगर हम उत्पादकता की बात करें कि प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी, कैसी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, तो प्रोडक्टिविटी की जब या उत्पादकता की बात करते हैं तो 2 तरह की प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं। एक तो लैंड प्रोडक्टिविटी जो प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन होता है, और दूसरा लेबर प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह की एग्रीकल्चर में हमको देखने को मिलता है कि लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो, बिकॉज एक छोटा सा प्लॉट उसमें बहुत सारे लेबर लगे हुए हैं, तो प्रति व्यक्ति या प्रति लेबर अगर उसकी उत्पादकता देखें तो वो बहुत कम आएगी आपको। लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो या श्रम उत्पादकता काफ़ी न्यून। इसके विपरीत जो लैंड प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हाँ, अगर हम इस प्रोडक्टिविटी को डेवलप कंट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी से कंपेयर करें तो उस लेवल की प्रोडक्टिविटी हमको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। बट जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है या दूसरी तरह की एग्रीकल्चर है, मैकेनाइज एग्रीकल्चर है, उनके कंपैरिजन में यहाँ लैंड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इस उत्पादकता के बाद अगर डिस्पोजल की बात करें, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो आपका उत्पादन हुआ है उसका किसान कैसे डिस्पोज करते हैं, तो मोस्टली जो भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि लार्ज फैमिली साइज है, ओनली फूड क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं, तो वो फैमिली लेबर के लिए या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उस खेती का उपयोग होता है, उस उत्पादन का उपयोग होता है। हार्डली उसका कुछ हिस्सा मार्केट में जाता हो, शायद ही कोई हिस्सा जाता हो, लेकिन मोस्टली सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ये है। इस तरह की एग्रीकल्चर, सो हमने 4-5 चीज़ें हमने डिस्कस की, साइज ऑफ प्लॉट, यूज़ ऑफ लेबर, क्रॉपिंग पैटर्न और जो फाइनल जो प्रोड्यूस है उसका डिस्पोजल। इसके साथ साथ ही अगर हम इस तरह की खेती में को देखें तो 2 इश्यूज इमर्ज होते हैं। देयर में बी सम मोर अदर इश्यूज, बट जो मोस्ट प्रिवेलेंट इश्यूज हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो है एक तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये उस तरह का एम्प्लॉयमेंट है जिसमें से कुछ हिस्सा अगर हम हटा लें तो जो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आने की बजाय उसमें अभिवृद्धि होगी। तो इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह का एम्प्लॉयमेंट जिसका कुछ हिस्सा, सपोज 1 हेक्टेयर ज़मीन है उसमें 10 लेबर काम कर रहे हैं, 10 फैमिली लेबर काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें से हम 5 फैमिली लेबर अगर हटा लेते हैं तो उसका उत्पादन घटना चाहिए क्योंकि लेबर कम हो गए, बट घटने की बजाय बढ़ने की ही संभावना उसमें ज़्यादा है। इट शोज दैट 5 लेबर्स वर डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड इन दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। सो
इस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को, ये ऐसा लेबर फोर्स है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पजेस विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। सो ये बहुत बड़ी समस्या है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की, जो कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, दिखता नहीं है, बट दे आर अनएम्प्लॉयड डिस्गाइजली, छुपे हुए बेरोजगार। दूसरा इशू इस तरह की एग्रीकल्चर में है फ्रेगमेंटेशन। इसमें जैसे जैसे फैमिलीज़ का नेक्स्ट जनरेशन्स आती रहती है तो ये इसके टुकड़े होते जाते हैं ज़मीन के। तो इसका कई बार वो इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं कि वो जो होल्डिंग्स हैं, जो जोते हैं, उनका आकार इतना कम हो जाता है कि उनको इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होता उसको खेती करना उनमें। सो छोटे छोटे प्लॉट कई बार ऐसे ही पड़े रहते हैं, बंजर पड़े रहते हैं। सो फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग इज़ अनदर प्रॉब्लम। और इस तरह की जो छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं उसमें किसान अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहे इरिगेशन में या किसी और तरह का इन्वेस्टमेंट, तो वो भी नहीं कर पाता। तो दो इस तरह के इश्यूज़ इसमें देखने को मिलते हैं जिनको हम बड़े आसानी से दूर भी किया जा सकता है। एक लैंड रिफॉर्म्स में कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग इज एन ऑप्शन अवेलेबल, and this option has been practiced in many parts of India where उस एरिया की सारी ज़मीन को एक साथ लेके और उसको जो जिसके हिस्से में आती है उसको एक साथ उसका प्लॉट दिया जाए, वो एक इसका ऑप्शन है। और डिस्गाइजली जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उन रूरल एरियाज़ में आप चालू कर सकते हो, जिससे वो अनएम्प्लॉयड लोग वहाँ पे उनका यूज़ हो सकता है और उसको आप दूसरे कामों में काम ले सकते हो। सो ओवरऑल इसका सिग्निफिकेंस बहुत है इस एग्रीकल्चर का, क्योंकि ये विश्व के जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उनको फीड कर रहा है। मतलब उनके खाने का जो भी है वो इसी तरह की एग्रीकल्चर से आता है, या यूँ कहें इट इज़ फीडिंग अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये वैसी एग्रीकल्चर है जो अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इट देयर सबसिस्टेंस। With this, I am concluding today's lecture. Thank you. Thank you, students.